हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का 15 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 90 टॉपिक हम प्रीवियस 14 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे उन्नति प्रोजेक्ट के बारे में, देन माइनॉरिटी स्टेटस से संबंधित क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। एक ट्री की एक प्रजाति शीशम, जिसको डेलबेर्गिया शिशु भी बोलते हैं, चर्चा करेंगे उसके बारे में। जानेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन उन्नति प्रोजेक्ट से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोवाइड कराता है ट्रेनिंग, जो कि आपके हाउस होल्ड्स हैं उसमें से एक एडल्ट मेंबर जिसकी आयु 18 से 45 साल के बीच में है, जिसने कंप्लीट किया हो 100 डे वर्क इन मनरेगा के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो फुल एक्सपेंडिचर है, जो फुल खर्चा है स्टाइफंड का और बेज लॉस या कंपेंसेशन का, वो सारा जो खर्चा है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाता है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोवाइड कराता है ट्रेनिंग, जो भी हाउस होल्ड हैं उनके एडल्ट मेंबर को जिसकी आयु 18 से 45 साल है और जिसने 100 डेज का वर्क कंप्लीट किया है मनरेगा के तहत, उसको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो फुल एक्सपेंडिचर है स्टाइफंड से या किसी बेस लॉस या कंपेंसेशन से संबंधित, तो ये एंटायरली बोर्न किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी स्टेटमेंट इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। अभी जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने ये चाह रही है कि जो परफॉर्मेंस है स्टेट का, वो उन्नति प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो लेबर बजट जो अगले फाइनेंशियल ईयर का होगा उससे इसको लिंक किया जाए। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट उन्नति की, तो ये जो उन्नति प्रोजेक्ट है एक स्किलिंग प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया था 2020 में। इसका जो उद्देश्य था कि अपग्रेड कर सके स्किल बेस्ड जो महात्मा गांधी नरेगा जो बेनिफिशरीज हैं उनके लिए, साथ ही साथ उनके जो लाइवलीहुड जो उनकी आजीविका संबंधित अवसर हैं उनको बढ़ाया जा सके। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसको स्किल किया जाता है। जो अभी इस्टेब्लिश जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, रूरल सेल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड कृषि विज्ञान केंद्र, जो प्रोग्राम अभी चल रहे हैं उसी के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो प्रोवाइड कराई जाती है ट्रेनिंग, जो हाउस होल्ड का एक जो एडल्ट मेंबर होता है जिसकी आयु 18 से 45 साल के बीच में होती है, उसको इसके अंतर्गत ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। और ये जो व्यक्ति होना चाहिए उसने जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज का वर्क किया होना चाहिए मनरेगा के अंतर्गत। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट उन्नति के फीचर्स के बारे में, तो इसके अंतर्गत जो हाउस होल्ड्स है इसके अंतर्गत कैंडिडेट को चुना जाता है उस ट्रेनिंग के लिए, और उसको कंटिन्यू 100 डे का वर्क भी दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके अंतर्गत उसे स्टेट और यूटी का जो बेस रेट होता है उसके अकॉर्डिंग उनको 100 डेज का स्टाइफंड इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ इसका जो फुल एक्सपेंडिचर्स है स्टाइफंड्स का या कोई बेस लॉस या कंपेंसेशन से संबंधित, तो जो एंटायर जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बॉर्न किया जाता है। अगर हम बात करें इसके स्टैटिस्टिक्स की, तो 2 लाख से ज़्यादा बेनिफिशरी पिछले 3 साल में इससे ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं 26 स्टेट्स और 2 यूटीज के अंतर्गत। अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, तो इसका जो पर्पस है वह यह है कि जो प्रोजेक्ट है कनेक्ट करेगा रूरल पीपल को जो वेरियस अवेलेबल जो आपके आजीविका संबंधित जो अवसर हैं उनसे, और उनके वो आत्मनिर्भर बनाने और उनके सतत विकास के लिए एक भूमिका का निर्धारण ये करेगा। साथ ही साथ उनकी जो लाइवलीहुड है उसको जो नीडीएस्ट हैं आपके महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के अंतर्गत जो बेनिफिशरीज हैं उनको प्रोवाइड कराई जाएगी स्किल्स, और जिससे कि वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो बेज एम्प्लॉयमेंट है अदर जो उनके अवसर हैं उसको वह प्राप्त कर सके उस स्किल के बिहाफ पर। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका माइनॉरिटी स्टेटस से संबंधित ये क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि जब किसी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है तो उसको उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये इस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्टर कर सकता है, इसको एक्सक्लूसिव राइट होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए।
सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि प्रेसिडेंट इससे जो माइनॉरिटी से संबंधित जो व्यक्ति है उसको ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसके जो बेनिफिट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है उनको बेनिफिट मिलते हैं माइनॉरिटीज़ को। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो माइनॉरिटी जिनको स्टेटस दे दिया जाता है वह इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली इसको नॉमिनेट कर सकता है माइनॉरिटी से संबंधित कोई व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा के अंतर्गत, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, हालांकि एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रावधान दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 331 के अंतर्गत, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उस प्रावधान को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी का जिनको स्टेटस मिल जाता है वे ड्राइव कर सकते हैं बेनिफिट, जो कि प्राइम मिनिस्टर का जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है जो कि 2005 में शुरू किया गया था उसके अंतर्गत ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन एंड जो पारसीस हैं जिनको जोरास्ट्रियंस भी बोलते हैं उनको अभी माइनॉरिटी स्टेटस प्राप्त है। इसके अलावा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और जो अदर लेजिस्लेटिव और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनको कुछ लाभ प्राप्त होते हैं। अगर हम आर्टिकल 30 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो ये जो राइट देता है इनको रिलीजियस और जो लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो धार्मिक और जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनको ये अधिकार देता है कि वे इस्टेब्लिश कर सकें, साथ ही साथ एडमिनिस्टर कर सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जिनको वे स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई थी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ऑटोमेटिकली नॉमिनेट नहीं कर सकता मेंबर ऑफ माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी के इन द लोकसभा, लेकिन जो एंग्लो इंडियन से संबंधित जो प्रोविजंस है वो 331 में दिया गया था जिसको 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा दिया गया। अगर हम बात करें रिलीजियस माइनॉरिटी की, तो जो इनको ये बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया गया था 2005 में, तो इंश्योर कर सकते हैं इससे संबंधित बेनिफिट्स को, जिसके अंतर्गत इनके माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर इन जो कि आपकी फील्ड हो सकती हैं एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और इनके बीच में जो कम्युनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स जैसी स्थितियां हैं तो उसको रोकने के लिए इस तरीके का 15 पॉइंट प्रोग्राम 2005 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाया गया था। अगर हम बात करें ये अभी चर्चा में क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें अभी 6 मोर वीक्स दिए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वे कंसल्ट करे स्टेट गवर्नमेंट को जो कि माइनॉरिटी स्टेटस मांग रहे हैं, जो जहां पर भी जिन स्टेट्स में भी हिंदू माइनॉरिटी में है उन स्टेट्स के द्वारा। कुछ समय पहले एक याचिका दायर की गई जिसके अंतर्गत जिन स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटी स्थिति में है वहां पर उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए, इस तरीके की मांग उनकी तरफ से उठी। जैसे कि कई नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं जिसके अंतर्गत जो कई हिंदू लोग हैं वहां पर माइनॉरिटी की स्थिति में है, तो इसके आधार पर यह मांग की जाती रही है कि स्टेट के आधार पर उस स्टेट के अंतर्गत उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। अगर हम बात करें माइनॉरिटी को नोटिफाइड कौन करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो कम्युनिटी है जो नोटिफाई की गई है अंडर सेक्शन 2C के अंतर्गत, जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है माइनॉरिटी को नोटिफाई। लेकिन इससे संबंधित एक केस हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है TMA पाई का केस, जिसमें 11 जज की बेंच थी। इसने क्लियरली डिटरमाइन किया कि जो लिंग्विस्टिक और जो भाषाई और जो आपके धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा स्टेट लेवल के पर भी। लेकिन जो सेक्शन 2C है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंतर्गत, तो ये एक पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वे नोटिफाई कर सके माइनॉरिटी कम्युनिटी को इन द सेंट्रल लेवल पर। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल कमीशन ऑफ जो माइनॉरिटी जो एक्ट है, ये 1992 में इसको इनेक्ट किया गया और इसके अंतर्गत माइनॉरिटी कमीशन निर्धारित किया है स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। लेकिन 1993 में इसको रीनेम किया गया और फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन सेटअप किया गया, जिसके अंतर्गत 5 कम्युनिटी को इसमें आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके अंतर्गत मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियन थे। और इसके अलावा 2014 में जैन्स को भी नोटिफाई किया गया माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में।
अगर हम बात करें इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की माइनॉरिटी से संबंधित क्या बात की गई है, तो अगर सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी की कोई परिभाषा इसके अंतर्गत निर्धारित नहीं की गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 29 की, तो ये किसी भी सेक्शंस को या इसके सिटीजन्स को जो कि रिसाइड करता है इंडिया के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत उसकी जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस हैं, उसकी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, कल्चर है, उसके आधार पर वह उसको अधिकार है कि वह उसको कंजर्व कर सके। और इस आर्टिकल के अंतर्गत ये जो प्रोटेक्शन है वह रिलीजियस, जो कि आपके धार्मिक और आपके जो भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को ये हासिल है। इसके अलावा आर्टिकल 29 के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है, तो ये केवल माइनॉरिटीज के लिए नहीं बल्कि जो अन्य जो सेक्शंस हैं सोसाइटीज के, जिसमें आपके मेजोरिटी भी शामिल होते हैं, तो उनको भी अधिकार है कि वे अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने कल्चर को सहेज कर रख सकें। तो ये बात करता है आर्टिकल 29। अगर हम बात करें आर्टिकल 30 की, तो इसके अंतर्गत जो ऑल माइनॉरिटीज हैं उनको एक अधिकार दिया गया है कि वे इस्टेब्लिश कर सकें, साथ ही साथ उसको एडमिनिस्टर कर सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जिसको भी वे खोलना चाहते हैं या स्थापित करना चाहते हैं। इसके अलावा जो प्रोटेक्शन है अंडर जो आर्टिकल 30 है, ये केवल आपके माइनॉरिटी तक सीमित है। जैसे कि हमने आर्टिकल 29 की बात की थी, तो उसमें जो अधिकार था अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का, तो वह आपके मेजोरिटी के पास भी था। लेकिन इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो प्रावधान दिया गया है वह केवल आपके माइनॉरिटी तक ही सीमित है। और इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें धार्मिक साथ ही साथ भाषाई अल्पसंख्यक दोनों की बात की गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 350B की, जिसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में इसको जोड़ा गया था, इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि एक स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसका ये कर्तव्य होगा कि वह जो स्पेशल ऑफिसर होगा वह इनके लिए जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए एक सेफगार्ड से संबंधित जो मैटर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सके और उनको वह प्रोवाइड करा सके। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमने माइनॉरिटी से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में देखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एक 5 मेंबर बॉडी है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स होती है, गृह मंत्रालय जो होता है, वह डिसाइड करता है इलेक्शन के शेड्यूल्स को कि वह उसको कब कंडक्ट कराना है, बोथ जनरल एंड जो बाई इलेक्शंस हैं उससे संबंधित। थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो इलेक्शन कमीशन है रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट जो कि रिलेट होते हैं किसी भी पार्टी के संबंधित, जो भी है स्प्लिट और जो मर्जर से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। तो इससे संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 5 मेंबर बॉडी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 मेंबर बॉडी नहीं बल्कि 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर इसके अंतर्गत होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि गृह मंत्रालय डिसाइड करता है शेड्यूल ऑफ जो कंडक्ट है आपके जनरल इलेक्शन या बाई इलेक्शन से संबंधित, तो इसका जो निर्धारण करता है वह यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। तो इसलिए इसका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के स्प्लिट और जो मर्जर से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका रिजोल्यूशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, तो इसके अंतर्गत ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा D3 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका कार्यकाल किस तरीके से सिमटता जा रहा है। अगर हम बात करें 1950 की, तो वहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल हुआ करता था वह लगभग 8 ईयर तक कई इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये अभी केवल फ्यू 100 डेज ही रह गया है आफ्टर 2004 के बाद। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है यूनियन और स्टेट के इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए। ये एस्टेब्लिश हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण से नेशनल वोटर डे बनाया जाता है 25 जनवरी को। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है एडमिनिस्टर करती है इलेक्शन जो कि आपके लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं उसको एडमिनिस्टर करने का कार्य ये बॉडी करती है। इसके अलावा ये जो आपके पंचायत और म्यूनसिपालिटी के लिए
अलग प्रावधान दिए गए हैं जो आपका 73rd और जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके अंतर्गत स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वह इसका निर्धारण करती है। अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, तो इसके पार्ट 15 के अंतर्गत इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं 324 से 329 तक। अगर हम बात करें 324 के अंतर्गत, तो इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्शंस होंगे देश के अंतर्गत उसको सुपरिटेंडेंस करेगा, उसको उससे संबंधित दिशा निर्देश उसको कंट्रोल करने का वह कार्य करेगा। अगर हम बात करें 325 की, तो इनका जो इलेक्टोरल रोल होता है उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को इन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा उसके धर्म के आधार पर, उसकी रेस के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर या उसके लिंग के आधार पर। इसके अलावा आर्टिकल 326 के अंतर्गत जो इलेक्शन जो हाउस ऑफ द पीपल है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो विधानसभाओं के जो इलेक्शंस होते हैं वह एडल्ट सफ्रेज के आधार पर किए जाएंगे, यानी कि जो आपके 18 एबव जो लोग हैं वह इसके अंतर्गत वोट दे सकते हैं। इसके में एक बात यह है कि पहले इसकी जो आयु थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसकी जो आयु है वह 18 वर्ष कर दी गई। अगर हम बात करें आर्टिकल 327 की, तो इसके अंतर्गत पार्लियामेंट को यह पावर है कि वह जो आपके लेजिस्लेचर से संबंधित जो प्रावधान हैं, इलेक्शन से संबंधित हैं, वह उनको बना सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 328 में जो विधानसभा से संबंधित जो लेजिस्लेचर है उसके पास ये पावर है कि वह इससे संबंधित जो इलेक्शन से संबंधित प्रावधानों को बदल सकती है। साथ ही आर्टिकल 329 के अंतर्गत ये जो कोर्ट है उसका इंटरफेरेंस को इन इलेक्टोरल मैटर्स पे ये उनको बार करता है, उनको इस तरीके के इसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने से रोकता है। तो ये हमने बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ध्यान रखिएगा पार्ट 15 के अंतर्गत ये आते हैं और 324 से 329 तक ये आते हैं। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ओरिजिनली द कमीशन जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें एक वन इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। इसमें 1989 में एक संशोधन किया गया इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। अगर हम इसकी प्रेजेंट स्थिति की बात करें तो इलेक्शन कमीशन इसके अंतर्गत एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, साथ ही साथ अदर इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं जिनको डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट की टाइम टू टाइम पर ये फिक्स कर सकता है कि ये इसके अंतर्गत कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अगर हम प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो चीफ जो इलेक्शन कमीशन है वो हेल्प करने के लिए एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जो कि IAS की रैंक का व्यक्ति होता है। अगर हम बात करें इसके अपॉइंटमेंट की, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को। इसका जो फिक्स टेन्योर है लगभग 6 ईयर्स और जो कि एज है इसकी 65 ईयर्स, जो भी इसमें से पहले हो जाए वह उसका उस समय तक उसका कार्यकाल होता है। इसके अलावा इसका जो स्टेटस है वह सुप्रीम कोर्ट के जज का जो स्टेटस होता है उसके समान होता है, उससे ही संबंधित उसकी जो सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है उससे संबंधित जो पर्क्स उनको मिलती है वही इलेक्शन कमिश्नर को मिलती है। अगर हम इसमें बात करें इनके रिमूवल के बारे में, तो ये रिजाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम तक, लेकिन इसको इनसे पहले भी, इनके रिजाइन से पहले भी इनको रिमूव किया जा सकता है, इनके टेन्योर से पहले भी रिमूव किया जा सकता है। इनको रिमूव किया जाएगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें वही प्रोसेस अपनाई जाती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए अपनाई जाती है। अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके की इनकी क्वालिफिकेशन, जिसमें आपकी लीगल, एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल जो क्वालिफिकेशन है इसको निर्धारित नहीं करता। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें स्पेसिफाइड नहीं करता कि इनकी टर्म क्या रहेगी मेंबर्स की जो इलेक्शन कमीशन है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको कोई फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत उसको करने से रोकता नहीं है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जिसके अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं दी गई है। जैसे कि अभी आपने बात की थी माइनॉरिटी की परिभाषा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं दी गई है। इसके अलावा इसकी जो टर्म ऑफ द मेंबर है इलेक्शन कमीशन के वो इसमें स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। साथ ही साथ इनको डीबार नहीं करता। अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीबार करता है आपके इलेक्शन कमिश्नर को फर्दर अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा इनकी पावर्स की बात करें तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में हम देखें तो ये डिटरमाइन करता है जो डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाया जाता है
उसके अंतर्गत जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, उसके आधार पर जो इलेक्टोरल जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उनका टेरिटोरियल एरिया को ये डिटरमाइन करता है। साथ ही ये प्रिपेयर करता है पीरियोडिकली आधार पर जो रिवाइज जो इलेक्टोरल रोल होता है, और उसमें जो ऑल जो एलिजिबल जो मेंबर्स हैं, वोटर्स हैं, उनको ये शामिल करता है। इसके अलावा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको जो इलेक्शन सिंबल होते हैं उनको भी प्रोवाइड कराता है। साथ ही ये जो चुनाव के दौरान सभी पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराता है, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा पार्टियों पर एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस रखी जाती है। उनको ध्यान दिया जाता है कि कोई पार्टी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ना करे। साथ ही साथ ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के द्वारा ही इसको निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें इसकी जुडिशियल पावर की, तो इसकी जो जुडिसेक्शंस है, क्वासी जुडिशियल जो इसके फंक्शंस हैं, अगर हम बात करें तो कमीशन ने का जो एडवाइसरी जुडिसेक्शंस होता है, इनका जो पोस्ट इलेक्शन से संबंधित जो डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो अयोग्यता होती है जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित है, तो उसमें ये एडवाइसरी रोल निभाता है। और इसका जो ओपिनियन होता है कमीशन का, इससे संबंधित वह बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के ऊपर। और अगर हम स्टेट की बात करें तो गवर्नर के ऊपर भी वह बाइंडिंग होता है। अगर हम बात करें ये कमीशन के पास ये पावर है कि वह डिस्क्वालीफाई कर सके किसी कैंडिडेट को, यदि वह उस समय सीमा में जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित की गई है, तो उस समय सीमा तक अपने जो इलेक्शन जो एक्सपेंसेस हैं, जो इलेक्शन से संबंधित जो खर्चे हैं, उनको घोषित करने में असमर्थ होता है, तो वह उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक ट्री स्पीसीज शीशम से संबंधित है, जिसको डेलबर्गिया सीसू भी बोलते हैं। इससे रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो शीशम है एक डेसिडियस ट्री है, जो कि नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है ये अकर है होता है आपके थ्रू आउट द सब हिमालय जो ट्रैक्ट है राबी से आसाम के बीच में 5000 फीट तक। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो शीशम है ये इंक्लूड किया गया है अपेंडिक्स 2 में इन साइट्स की लिस्ट में। तो इससे संबंधित आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि शीशम एक डेसिडियस ट्री यानी कि पर्णपाती वृक्ष है, जो कि नेटिव है आपके इंडियन सबकॉन्टिनेंट का केवल। तो इसमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साथ ये साउथ ईरान का भी आपका नेटिव है, तो इसमें ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये अकर होता है आपके सब हिमालय जो ट्रैक्ट है राबी से आपके आसाम तक 5000 फीट तक, तो इसके अंतर्गत ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि शीशम इंक्लूड किया गया है अपेंडिक्स 2 में साइट्स की लिस्ट में, तो इसके अंतर्गत ये भी करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C 2 and 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो शीशम से संबंधित जो एक्सपोर्ट के रूल हैं वह इंडिया के इनिशिएटिव लेने पर इनको ईज कर दिया गया है। ये जो डिसीजन है जो 19 मीटिंग जो अभी पनामा सिटी में चल रही है COP19 की, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया है। अगर हम बात करें प्रेजेंटली शीशम इंक्लूड किया गया है आपके अपेंडिक्स 2 में साइट्स की लिस्ट में, जिसके कारण से इसको जो साइट्स के रूल एंड रेगुलेशन को ट्रेड से संबंधित जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम बात करें ये जो रूल से संबंधित ईजीनेस की गई है ये हेल्प करेगी एक्सपोर्ट ऑफ शीशम जो हैंडीक्राफ्ट है, जो कि आपके जो लगातार कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो ये 2016 से लगातार कम हो रहा था। अगर हम बात करें शीशम की, तो शीशम एक डेसिडियस ट्री है, पर्णपाती वृक्ष है, जो कि नेटिव है इंडियन सबकॉन्टिनेंट और सदर्न ईरान का। ये अकर करता है आपके थ्रू आउट द सब हिमालय जो ट्रैक्ट है, जो हिमालय जो पट्टी है, सब हिमालय जो पट्टी है राबी से आसाम के बीच में असेंडिंग करता है 5000 फीट तक। इसके अलावा अगर हम बात करें COP19 जो कि अभी पनामा सिटी में चल रही है साइट्स की, तो उसके अंतर्गत प्रपोजल दिया गया था नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के द्वारा कि जो आइवरी है उसको आपको अलाउ करे रेगुलर फॉर्म में। तो ये जो उनके द्वारा जो प्रपोजल दिया गया था हाथी दांत से संबंधित, तो उसको डिफीट हो गया, ये प्रपोजल गिर गया। इंडिया ने इससे एब्सटेन किया था इसकी वोटिंग से। इसके अलावा जो इंटरनेशनल आइवरी जो ट्रेड है बैन है इन इंडिया नहीं बल्कि इन 1989 में जो ऑल अफ्रीकन जो हेलीपेंट्स है वह पॉपुलेशन जो कि लगातार गिर रही थी उसको साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इसको शामिल किया गया।
इसके अलावा जो लेटर जो पॉपुलेशन थी सेवरल कंट्रीज में, जिसमें नामीबिया, बोत्सवाना शामिल थे, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया गया अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत इसे। अगर हम बात करें, इसमें एक और प्रपोजल आया था सी कुकुम्बर से संबंधित, जो कि एक इकाइनोडर्म स्पीसीज है जिसको मरीन इन्वर्टिब्रेट भी कहा जाता है, जो कि आपके सी फ्लोर पर ये एक्सेस करती है। इसको इंक्लूड कर लिया गया है अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत इन साइट्स लिस्ट। अगर हम बात करें साइट्स की, तो ये साइट्स एंटर हुआ था, फोर्स में आया था जुलाई 1975 में। इसके अंतर्गत लगभग अभी 184 पार्टीज इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसमें संबंधित कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसका जो एम है, इसका जो उद्देश्य है कि इंश्योर करे इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिफिन, जो कि आपके वाइल्ड एनिमल्स और जो प्लांट हैं वह किसी भी तरीके के उनके सर्वाइवल पर खतरा उत्पन्न ना करें। जो साइट्स का जो सेक्रेटरीट है वह एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो कि लोकेटेड है इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 3 अपेंडिक्स आती हैं। अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत इसमें वह स्पीसीज को रखा जाता है जो काफ़ी मोस्ट एंडेंजर्ड हैं और इसी तरीके से उनका अगर ट्रेड चल रहा है तो उन पर तत्काल रोक लगाई जाती है। इनके किसी भी तरीके के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर आपके रेस्ट्रिक्शंस रहती है, एक्सेप्ट जो आपके पर्पस होता है कि आपके जो साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित आपको इन पर कोई स्टडी करनी है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज कॉमर्शियल पर्पस के लिए इनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें अपेंडिक्स 2 की, तो इसमें वह स्पीसीज शामिल की जाती हैं जिन पर अभी तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन उनकी ट्रेड इस तरीके से ही चलती रही तो भविष्य में उन पर खतरा मंडरा सकता है। इसके अंतर्गत जो इंपोर्ट से संबंधित जो परमिट है वह साइट से नहीं बल्कि जहां पर उन कंट्रियों से लेना पड़ता है जिस कंट्री में उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर हम बात करें अपेंडिक्स 3 में, तो ये लिस्ट है जिसके अंतर्गत कोई पार्टी अगर कोई देश में कोई स्पीसीज किसी खतरे के निशान से ऊपर है तो उससे संबंधित देश पे रिक्वेस्ट कर सकता है अगले देश से जहां पर उसका ट्रेड चल रहा है कि वह उसके ट्रेड को रोके। तो इसके अंतर्गत कंट्री दूसरी कंट्री से जिसमें वो ट्रेड चल रहा है तो उससे कॉपरेशन की उम्मीद करती है अपेंडिक्स 3 के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पीसीज जो कि आपकी अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 की में है, तो उसमें आपको हटाना है या किसी को जोड़ना है तो ये किया जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंतर्गत, जैसे कि अभी कोप 19 में कुकुम्बर को अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया। लेकिन जो इस अपेंडिक्स 3 के अंतर्गत ये किसी भी टाइम पर किसी भी पार्टी के द्वारा यूनिलेटरली इसको रिमूव किया जा सकता है या उसको ऐड किया जा सकता है अपेंडिक्स 3 के अंतर्गत। अगर हम बात करें सी कुकुम्बर की, तो सी कुकुम्बर एक मराइन आपकी इन्वर्टिब्रेट्स है जो कि लिव करती है आपकी सी फ्लोर फाउंड पर, जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में ये रहती है। ये इसके शेप के कारण, जो इसका एक तरीके से आपका कुकुम्बर जैसा शेप दिखने के कारण इसको सी कुकुम्बर कहा जाता है। इसकी जो क्लास है वह इकाइनोडर्म के अंतर्गत आती है, जिसमें कई अदर आपके जो बेल जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, मराइन जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं जैसे कि सी स्टार्स, सी अर्चिन या सैंड डॉलर्स जो हैं वह उसके अंतर्गत ही इस तरीके के इकाइनोडर्म्स आते हैं, तो उसी स्पीसीज की कैटेगरी में ये आती है। इसके अलावा ये क्रूशल है जो ओशन के हैबिटेट्स को मेंटेन करने के लिए, उसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए। अगर हम इसके आयुषियन स्टेटस की बात करें तो जो ब्राउन सी कुकुम्बर है वह इंडेंजर्ड है, और जो ब्लैक स्पॉटेड सी कुकुम्बर है वह लीस्ट कंसर्न है, और जो ब्लू सी कुकुम्बर है उसका डेटा डेफिशिएंट है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया, और अभी हमने देखा साइट्स की जो लिस्ट है उसके अपेंडिक्स 2 में इसको शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है एक ट्री स्पीसीज सीसम के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च हुआ था 2020 में, रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, जो इसके जो 25 मेंबर जो ग्रुप है उसके अंतर्गत इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर था, और इसकी जो मेंबरशिप है सभी के लिए खुली हुई है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो सेक्रेटरीट है होस्ट किया जाता है OECD के द्वारा। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया था 2020 में और ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा 25 ग्रुप का जो मेंबर ग्रुप है ये
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है और इसकी जो मेंबरशिप है सभी के लिए खुली हुई है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है वह होस्ट किया जाता है OECD के द्वारा, तो ये भी इसका जगह करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी इंडिया ने इसकी जो चेयरमैनशिप है उसको अडेयर किया है फ्रांस से। अभी तक फ्रांस के पास इसकी चेयर थी, अब भारत इसकी चेयरमैनशिप करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आपका GPAI है, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, लॉन्च हुआ था 2020 में, रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, कंसिस्टेंट विद जो आपकी ह्यूमन राइट्स हैं, जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं और जो आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उनको साथ में लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करना। इसके अलावा इंडिया का जो इसकी 25 मेंबर जो ग्रुप है GPAI, उसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है और इसका जो मेंबरशिप है सभी के लिए खुली हुई है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वह OECD के द्वारा होस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये डिस्क्राइब करती है मशीन्स के एक्शंस को जो कि अकम्प्लिश कर सकती है टास्क जो कि हिस्टोरिकल हम मानते थे कि वह ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा ही किए जा सकते हैं। ये शामिल करती है टेक्नोलॉजी जैसे कि मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशंस जो बिग डेटा है, साथ ही साथ सेल्फ एल्गोरिथम या न्यूरल नेटवर्क को ये शामिल करती हैं। अगर हम बात करें फेसबुक की, तो जो लिस्ट ऑफ जो सजेस्टेड जो फ्रेंड्स आती है यूजर्स की, तो वो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा सेल्फ ड्राइविंग कार जो आपकी टेस्ला से संबंधित है, टेस्ला की जो कार है, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही संबंधित है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ऑटोमेट कर देता है प्रोसेसेस को, जिससे कि जो ह्यूमन एरर संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लिमिट किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो लर्न कर सकता है डेटा से, और इसका जो मीन है कि वह इनएक्यूरेसीज जो होती हैं डेटा के अंतर्गत, वह इसके द्वारा रिमूव की जा सकती हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की, OECD की, तो ये फॉर्म हुआ था 1961 में। इसमें 37 मेंबर कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन ये इसका की पार्टनर का रोल निभाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गोल है कि जो पॉलिसीज़ और साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी और जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वह सभी को प्राप्त कराए जा सके। इसका जो हेडक्वार्टर है वह पेरिस के अंतर्गत है। साथ ही साथ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित FATF है, जो कि टेरर फाइनेंस को काउंटर करने के लिए प्रयास करता है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वह भी OECD के अंतर्गत ही है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।